हेलो एवरीवन। हाय। हम फिर मिले हैं आज टू डिस्कस ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का एनसीईआरटी हाइलाइटर। तो एनसीईआरटी हाइलाइट करने के लिए, अपनी एनसीईआरटी को और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए हम फिर मिले हैं। तो शुरू कर लें हमारा प्रोसेस। ठीक है, चलो। आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज वेदांतु लेके आया आपके पास वोट, वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम। ठीक है, अब इसमें से हमारा 28 मार्च का एग्जाम तो हो गया, 4 अप्रैल 11 अप्रैल ये भी हो गया। अब जो बचा है वो है ओनली एंड ओनली 18 अप्रैल। याद रखो, इसके बारे में ना मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है ना ये हर जगह ट्रेंड हो रहा है, वोट वोट वोट। इंडिया का हर बच्चा देगा वोट, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे लाइव एग्जाम है, वो भी फ्री। 18 तारीख को शार्प 3 बजे अपने आप को फ्री रखना, ये फ्री एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, गारंटीड स्कॉलरशिप, ट्रिप टू नासा, डेली चैलेंजेस में इनमें से कुछ भी जीत सकते हो। देखो जरा इतना ही नहीं, यू कैन ऑल्सो बी और हैव अ चांस टू बी द सीईओ ऑफ वेदांतु। तो वेदांतु के सीईओ बनने के लिए तो कम से कम एग्जाम दे दो। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं आप वोट कैसे दे सकते हो। वोट देने के लिए आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी, और वोटर आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले वेदांतु का लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, अपने आप को वोट के लिए रजिस्टर करना होगा। जैसे आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, एंड सिलेक्ट द वोट डेट्स। अब वोट डेट्स के लिए आपके पास पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, सिर्फ एक और मौका है कम बैक करने के लिए। तो फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ 18 अप्रैल 3 बजे टेस्ट देना नहीं भूलना है ना। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो ऐप, तो आप विजिट कर सकते हो vdnt.in/vdntvneet। अगर आप 11th में हो तो आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं मैं, 90 क्वेश्चंस होंगे, 22 फिजिक्स में से, 22 केमिस्ट्री में से, और 46 बायोलॉजी में से। बायो को हम थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स। अगर आप 12th में हो तो 180 एमसीक्यूज होंगे, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 बायोलॉजी। +4 -1 का आपका स्कीम रहेगा, +4 करेक्ट आंसर, -1 रॉन्ग आंसर के लिए। तो अगर नहीं आता है तो स्किप करना, समझदारी होगी। ठीक है, 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स वहां पर भी। आप और हम मिल रहे हैं ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और यस, उसको शेयर भी करो ताकि नॉलेज बढ़े, और क्योंकि नॉलेज बांटने से और बढ़ता है ना। नेक्स्ट, बेल आइकन को कर लो हिट, ताकि नोटिफिकेशंस हो जाए ऑल पे टर्न, एंड आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे, क्योंकि यहाँ हम लेके आते हैं ऑसम लेक्चर्स, ऑसम सेशंस आप जैसे ऑसम बच्चों के लिए। नेक्स्ट, टेलीग्राम लिंक को फटाफट से ज्वाइन कर लो। क्यों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है? क्योंकि इसमें आपको हर एक सेशन का अपडेट मिलेगा, इसमें आपको हर एक सेशन के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हम जितने मेंटी एमसीक्यू सब सॉल्व करते हैं सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो भाई किस चीज की देर है, जब सब कुछ फ्री में है तो एक टेलीग्राम ग्रुप ही तो ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एनसीईआरटी हाइलाइटर। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में अडेप्टेशन तक पढ़ा था, अब आज अडेप्टेशन से थोड़ा आगे जाते हैं। 13.1 हमारा हो चुका है खत्म, और हम 13.2 पॉपुलेशन से जा रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया, पॉपुलेशन इस सेशन में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से हम सेकेंड हिस्से पे आ रहे, दैट इज पॉपुलेशंस। क्या होता है पॉपुलेशन? तो हमने बोला ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सब सेम स्पीशीज को फॉलो करते हैं या अग्री करेंगे, दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, और वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई ये सेम स्पीशीज के लोग हैं, ग्रुप है, तो पॉपुलेशन बोल लो। तो हमने बोला रेयरली हमको कोई आइसोलेटेड या सिंगल इंडिविजुअल मिलेगा, मेजॉरिटी टाइम्स आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल्स हमेशा ग्रुप में रहेंगे एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। या तो वो रिसोर्सेस को शेयर करेंगे या फिर कंपीट करेंगे, मतलब लड़ेंगे उसके लिए। बट ये वो लोग होंगे जिनमें अपने ही अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होगी,
जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, एक डॉग दूसरे डॉग से रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, एक कैट दूसरे कैट से रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो रिसोर्सेज शेयर या फिर कंपीट करेंगे, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, इंटरब्रीडिंग हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही होगा, आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे क्या वो भी एक पॉपुलेशन में आएंगे? तो हमने बोला यस। जैसे कि अगर बैक्टीरिया है जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बट फिर भी हम उनको पॉपुलेशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते, अगर आपने कोई वेटलैंड देखा जहां बहुत सारा पानी और लंबी लंबी घासें थी, वहां पे कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्मोरेंट्स। तो ग्रुप ऑफ कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। अगर एक बंजर सी जमीन है जहां पे बहुत सारे चूहे रहते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ रैट्स को भी हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर टीक वुड के बहुत सारे लंबे लंबे ट्रीज है एक पूरे फॉरेस्ट में, तो जितने भी टीक वुड के ट्रीज है उनको हम एक साथ एक पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर आप आर्टिफिशियली एक कल्चर मीडियम पे बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो, तो कल्चर प्लेट पे ग्रो होने वाले बैक्टीरिया को भी हम पॉपुलेशन बोलेंगे। और लोटस प्लांट्स जो एक पॉन्ड पे ग्रो हो रहे थे, उस पॉन्ड में ग्रो होने वाले सारे लोटस प्लांट्स एक ही पॉपुलेशन का हिस्सा थे। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल को आप देखोगे तो वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। इसका मतलब कि पॉपुलेशन जो रहेगा वो भी नेचुरल सिलेक्शन में ऑपरेट होगा। मतलब नेचर कभी भी सिंगल इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करता है, नेचर हमेशा एक पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा पॉपुलेशन लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि अगर आप पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो हम उसके इकोलॉजी को बोलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, जहां पे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के जेनेटिक्स को पढ़ेंगे और वो कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे नए स्पीशीज बनते हैं, कैसे स्पीसिएशन दिखाता है, ये एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, तो एक पॉपुलेशन में अलग एट्रीब्यूट्स होंगे जो शायद एक इंडिविजुअल के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल का जन्म होता है या एक इंडिविजुअल का डेथ होता है। सो एक इंडिविजुअल के पास बर्थ एंड डेथ होता है, लेकिन एक पॉपुलेशन बर्थ या डेथ नहीं होता। एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है। समझ रहे हो? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप का एक साथ जन्म होना या एक ग्रुप का एक साथ मरना ऐसा नहीं हो सकता। ग्रुप में से पर कैपिटा हर इंडिविजुअल ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया नए इंडिविजुअल्स को लाने के लिए, या फिर ग्रुप में से हर इंडिविजुअल से कितना कंट्रीब्यूशन आया डेथ के लिए, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट या पर कैपिटा डेथ रेट। सिंपल। जैसे कि अगर देखो, अगर हमारे पास एक पॉन्ड है, अब पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट्स हैं, ठीक है, एक साल बाद उनमें 8 नए प्लांट्स हैं, तो पर कैपिटा क्या हुआ? 8/20 इज इक्वल टू 0.4। मतलब 20 लोटस के प्लांट मिलके 8 नए प्लांट बना रहे, मतलब हर एक प्लांट 0.4 लोटस पर ईयर का कंट्रीब्यूशन देता है। ये होता है पर कैपिटा। सिंपल। सो 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर बनता है। यहीं पे अगर मैंने ये बोल दिया हमारे पास कुछ 40 फ्रूट फ्लाइज थे और उस 40 में से 4 जो थे ना वो मर गए। कितने मर गए? 4। 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड। टोटल 40 थे, 40 में से 4 मर गए। तो कितने इंटरवल में? तो हमने बोला 1 हफ्ते में। तो डेथ रेट क्या रहेगा? 4/40। मतलब जो भी मरे हैं या जो भी जिंदा है वो न्यूमरेटर में रहेंगे, टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। मतलब 40 में से अगर 4 मर रहे तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना था? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये था डेथ रेट। सिंपल। बर्थ रेट और डेथ रेट अगर कैलकुलेट करना है तो याद क्या रखोगे? जितने भी न्यू बर्थ है या फिर जितने भी न्यू डेथ है वो न्यूमरेटर में जाएगा, टोटल पॉपुलेशन आपका जाएगा डिनोमिनेटर में, और यही होगा आपका फॉर्मूला सिंपल पर कैपिटा ढूंढने के लिए। डन। अच्छा,
अब अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हो पॉपुलेशन का जिसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो, सी हमारे पास ना एक जेंडर होता है, या तो मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ या मैं अदर्स में आती हूँ, ठीक है, इनमें से कोई एक जेंडर होगा क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। बट एक पॉपुलेशन का कोई जेंडर नहीं होता है, उनमें क्या होता है सेक्स रेशो। या तो उनमें हम ये देखेंगे हाउ मेनी मेल्स आर प्रेजेंट पर फीमेल, या फिर हम ये देखेंगे हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट पर मेल, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, हम पर 1000 जनरली काउंट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। अगर ऐसा कुछ मैंने बताया कि अगर 100 लोगों में से 60 लोग फीमेल है और 40 लोग मेल है, दैट इज सेक्स रेशो, वो जेंडर नहीं होता है, समझे। इंडिया का अगर आप सेक्स रेशो देखोगे तो आपको क्या दिखता है, मेजॉरिटी टाइम्स आपको एक वैल्यू मिलेगा विच इज 900 फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही हूँ, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। अब जैसे अब हमारा एक्चुअली 2021 में होना चाहिए था क्या बोलते हैं उसको सेंसस, अब वो कोविड के सिचुएशन में नहीं हो पा रहा है, अब जब भी होगा बट हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि करंट सेक्स रेशो क्या है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे फीमेल्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप केरला देख लो, वहाँ फीमेल ज़्यादा होते हैं मेल्स कम होते हैं, बट बहुत से जगह पे फीमेल 600 to 700 होते हैं पर 1000 मेल्स, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होता है, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर एक पॉपुलेशन लेते हो, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, तो जैसे मेरा एक पर्टिकुलर एज है, ठीक है, जैसे आपका एक पर्टिकुलर एज होता है 16 to 18 19 के बीच में, बट पॉपुलेशन का कोई एज तो नहीं होता है, तो पॉपुलेशन में तो हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के, तो हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मतलब कितने परसेंट इंडिविजुअल एक एज या एक एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को एक ग्राफ के फॉर्म में डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एज पिरामिड, समझ रहे हो। जब मैंने इंडिविजुअल्स को देखा कितने परसेंट इंडिविजुअल किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, उसको आप बोलोगे एज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वहीं पे मैंने उनको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया तो मैं उसको बोलूंगी एज पिरामिड, सिंपल। नेक्स्ट, अगर आप एज पिरामिड देख रहे हो तो आपको क्या समझेगा, हमने पूरे एज ग्रुप को जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, जो 14 ईयर्स से कम है, ठीक है, बिलो 14 ईयर्स, उनको हमने डाल दिया है प्री रिप्रोडक्टिव, जो अप्रोक्सीमेटली 14 से 59 के आसपास है वो रिप्रोडक्टिव, और जो 60 एंड अबाव है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सिंपल। अब प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, तो इनका मतलब इनका फ्यूचर में यंगस्टर्स बहुत ज्यादा होने वाले, यंगस्टर्स ज्यादा है मतलब रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ने वाला है। सो जब प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है, क्लियर। अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है, उतने ही है जितने रिप्रोडक्टिव है, मतलब जितने बिलो 14 वाले हैं उतने ही अबाव 14 वाले भी है, ये देखो ये देखो, जितने आपके अबाव 14 वाले हैं उतने ही आपके बिलो 14 वाले, एग्जैक्टली सेम। तो हम बोलते भाई अब जितना पॉपुलेशन है फ्यूचर में भी उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। और लास्ट, रिप्रोडक्टिव तो अच्छे थे बट उन्होंने शायद रिप्रोडक्शन उतना किया नहीं, तो बच्चे बड़े कम बचे। अब जब बच्चे कम बचे हैं तो क्या दिखेगा, आगे पॉपुलेशन और कम होगा, फिर और कम, फिर और कम, इसका मतलब पॉपुलेशन गिरते जाएगा, एंड यू कॉल इट एज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, समझे। डिक्लाइनिंग सी, ये अपराइट पिरामिड था, सीधा अपराइट, ठीक है, ये जो डिक्लाइनिंग वाला है इसको हम बोलते हैं जनरली अर्न शेप। अर्न शेप का मतलब होता है वो जो कलश या लोटा होता है ना उसके शेप का होता है, कलश नीचे से भी पिचका है ऊपर से भी पिचका है, बीच में फुगा हुआ होता है, वैसा ही ये है। प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है, बीच में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बढ़ बढ़ के है, सिंपल। ये होते हैं हमारे 3 टाइप के एज पिरामिड्स जो हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को डिफाइन करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन आपको क्या बताता है कि उस हैबिटेट में स्टेटस क्या है, क्या खाना है, क्या पानी है, क्या रिसोर्सेस है, फेवरेबल कंडीशंस है या नहीं, ये हमको बहुत अच्छे से पता चलता है फ्रॉम द साइज ऑफ द पॉपुलेशन।
क्लियर? अगर हमको ये देखना है कि एक स्पीशीज का कंपटीशन की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है दूसरे स्पीशीज पे, तो हम जनरली क्या करेंगे, हम जनरली उसका पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे। सिंपल है ना? यही से हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन साइज, जिसको हम नॉर्मली एन वाले लेटर से देते हैं। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग प्रेजेंट है उसी स्पीशीज के। ठीक है, तो हमने बोल दिया पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है जैसे कि हाँ कहाँ गया, द साइज इन नेचर कुड बी ओके टोटल नंबर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। जनरली मेजॉरिटी टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, एन का मतलब था पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, इनको हम नंबर में जनरली मेजर करते हैं। जैसे कि हर साल भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं साइबेरिया से उड़ते हुए। ठीक है, कहाँ पे आते हैं, तो हमने बोला वो राजस्थान में भरतपुर है ना, वहां पे कियोलादो नेशनल पार्क। विंटर सीजन में कितने आते हैं, तो 10 से भी कम आते, 10 से भी कम, बट फिर भी वो एक नंबर है, वो उनका एक पॉपुलेशन है। वहीं पे अगर आप किसी पॉन्ड में से चुल्लू भर पानी ले लो तो आपको उसमें दिख जाएंगे क्लेमाइडोमोनास, और ये जो क्लेमाइडोमोनास थे ये कितने होंगे, तो हमने बोला कम से कम 1 मिलियन होंगे, ये भी नंबर है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी मेजॉरिटी टाइम्स हम नंबर में लेते हैं, लेकिन जरूरी है क्या हर बार नंबर ही लेना, तो हमने बोला नहीं। कुछ केसेस में नंबर मीनिंगलेस या डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों, तो हमने बोला बहुत ज्यादा नंबर होता है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, और कभी कभी तो मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे कि अगर आपने बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ देख लिया, बैनियन ट्री देखा, तो बड़ा सा ह्यूज बैनियन ट्री कितना बड़ा पॉपुलेशन को सफर, मतलब बोलते ना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, क्योंकि वो माना एक ही बैनियन ट्री है, ठीक है, उसका नंबर तो एक ही था, लेकिन वो कितना बड़ा बायोमास है, वो कितना ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, और उसके सामने अगर 200 छोटे छोटे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास थे, तो भाई ना उसका कुछ वजन था और ना वो उतना कुछ खाना बना रहा था। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं नंबर को कंसिडर करूंगी तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तो फिर क्या करें, तो हमने बोला तब ऐसे जगह पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर के बदले किसी और चीज में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि यू कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंट कवर या फिर बायोमास। आप उसको नंबर के बदले परसेंट कवर या फिर बायोमास में भी मेजर कर सकते हो। सिंपल, तो पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन एज एन, जहां एन नंबर में मेजर किया जाएगा जहां पॉसिबल है वहां पे जहां पॉसिबल नहीं है वहां आप या तो परसेंट कवर कंसिडर करोगे या फिर बायोमास कंसिडर कर लो। जैसे बैनियन ट्री में आप ये देख सकते हो कितना एरिया कवर किया उसने या उसका वजन कितना था। अगर उसका परसेंट कवर या बायोमास किससे ज्यादा है, पार्थेनियम ग्रास से, तो आप वो क्राइटेरिया ले लो। सिंपल एज दैट, मीनिंगफुल भी था, आसान भी था। कभी कभी जब हमारे पास काउंट करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते ताकि हमको और क्लियरली समझ में। देखो, अगर हमने बोला कि कभी कभी टोटल नंबर इजीली नहीं आप ढूंढ सकते हो, ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप कोई और मेथड ले लो। जैसे कि कभी कभी इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, जरूरी नहीं आपको पता हो कि वो 10 है, 12 है या 15 है या 20 है, आप एक अंदाजा बता दो तो भी चल जाएगा। जैसे कि अगर आपको बोला एक लेक है, उस लेक में कितनी मछली है गिन के बताओ, तो भाई आप एक मछली काउंट करोगे, फिर क्या करोगे, उसको वापस पानी में छोड़ दोगे ना, मार तो नहीं सकते, तो फिर आप वापस उसी फिश को काउंट नहीं करोगे, उसकी क्या गारंटी, क्या करोगे, हर किसी को नाम लेके बुलाओगे, ए फिश 1 इधर, फिश 2 इधर, फिश 3 इधर, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हर किसी को टैग डालते बैठोगे तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते, उस एरिया में वो मछली का नेट डाल दो और ट्रैप में कितने फिशेस आते हैं वो देख लो, एक ही स्पीशीज के। अगर इतने एरिया में 10 फिशेस आ रहे हैं तो पूरे एरिया में कितने होंगे, सिंपल मैथ्स। तो आप ये भी कर सकते थे, आप ये देख लो हाउ मेनी फिशेस आर कॉट पर ट्रैप, और उससे आपको टोटल पॉपुलेशन का अंदाजा आ जाएगा।
ऐसा ही हम किसके लिए करते हैं? टाइगर के लिए। अब टाइगर को क्या बोलोगे? बेटा इधर आ, तेरा नंबर काउंट करना है मेरे को, तेरे गले में मैं थोड़ा सा ऐसा टैग डाल दूं, ये पहला टाइगर था। करते हैं नो डाउट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। तो फिर हमने क्या सोचा, हम क्या करेंगे, हम टाइगर रिजर्व्स और टाइगर के जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे ताड़ोबा नेशनल पार्क है ना, तो ऐसे सारे नेशनल पार्क्स में हम उनके पग मार्क्स देखते हैं, हम उनके फीकल पैलेट्स को देखते हैं कि भाई ताज़ा ताज़ा कितना 2 नंबर किया इन्होंने, फीकल पैलेट कितना है और कितने पग मार्क्स है। ये हमको टाइगर सेंसस का एक बहुत अच्छा खासा अंदाजा देते हैं। सिंपल, यही से जाते हैं टू पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन तो समझ गया, अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या याद करेंगे, तो हमने बोला देख लेते पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यही से हमने बोल दिया लेट अस स्टार्ट विद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमने यहाँ तक खत्म किया, पॉपुलेशन डेंसिटी तक जस्ट हमने अभी खत्म किया। अब यही से बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो हमने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब अगर हमने पॉपुलेशन को देखा तो उसका जो साइज होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, मतलब कभी भी किसी का भी बर्थ हो सकता है, किसी का भी डेथ हो सकता है, कभी भी कोई भी नया आ जाए, कभी भी कोई छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन कभी भी स्टैटिक नहीं होगा कि भाई इतने ही नंबर इतने ही रहेंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा, जैसे खाना ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, कम अवेलेबल है वहाँ पॉपुलेशन कम होते जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द फूड अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ कितने प्रेडेटर है, प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगा, प्रेडेटर है ही नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ऐसा चलेगा। फिर अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हो रहा है, बहुत सुनामी वगैरह आता है, तो वहाँ पॉपुलेशन कम होगा। कौन रहेगा ऐसी जगह जहाँ बार बार जान को खतरा हो? सिंपल। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स पॉपुलेशन या तो बढ़ेगा या कम होगा, बट स्टेबल तो नहीं रहेगा, स्टैटिक पैरामीटर तो नहीं है पॉपुलेशन का साइज। इसका मतलब हमको ये देखना जरूरी है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फ्लरिश हो रहा है, या कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और ये देखने के लिए हमने क्या सोचा, तो वेदर द पॉपुलेशन इज फ्लरिशिंग या द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, ये पढ़ने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या असर हो रहा है ये देखने के लिए हमने क्या देखा, हमने 4 बेसिक प्रोसेस देखे जो पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सबसे पहला नेटालिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। मतलब अगर समझो 400 लोग पहले से थे प्लस 50 नए बर्थ हो गए, तो भाई 450 की पॉपुलेशन हो गई। ये होती है नेटालिटी, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। तो इनिशियल डेंसिटी था 400, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड द टोटल इज 450, दैट इज नेटालिटी। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने डेथ हो गए, दैट इज मॉर्टैलिटी। अब याद रखो, नेटालिटी मतलब नए जन्म होने की वजह से, नए बर्थ होने की वजह से पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, वहीं पे अपोजिट मॉर्टैलिटी, डेथ हो रहा है, पॉपुलेशन साइज कम होएगा। सिंपल। नेक्स्ट, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये हमने नॉर्मली एयरपोर्ट पे सुना होता है, इमिग्रेंट्स यहाँ पे क्यू में आ जाइए। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, इमिग्रेशन क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल या सेम स्पीशीज का ग्रुप कहीं और से हमारे यहाँ आ गए, तो हमने बोला ये होता है इमिग्रेशन। समझ रहे हो? जैसे मेरा एग्जाम्पल, मैं पहले रहती थी गुजरात, अब मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ मुंबई, तो मैं मुंबई में कौन हूँ, इमिग्रेंट। सिंपल। तो इमिग्रेंट वो होते हैं जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल थे जो पहले कहीं और रहते थे और वो उस टाइम पीरियड में वहां से यहाँ रहने आ गए। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के थे जो एक हैबिटेट में कहीं और से आए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, वो होते इमिग्रेंट्स, और प्रोसेस को बोलोगे इमिग्रेशन। तो मेरे यहाँ आने से मुंबई का पॉपुलेशन तो बढ़ गया है ना, मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो नेटालिटी से मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ेगा, नए बर्थ से, इमिग्रेशन से भी बढ़ेगा। मॉर्टैलिटी से तो भाई गयो रे गयो, डिक्रीज। अब अगर मैं वहाँ से गुजरात से मुंबई आई थी तो गुजरात में तो पॉपुलेशन कम हो गया क्योंकि मैं निकल गई वहाँ से, तो वो था इमाइग्रेशन। मतलब
इमिग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ेगा, एमिग्रेशन या इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन कम होगा. सो इन अदर वर्ड्स नेटालिटी, ठीक है, नेटालिटी एंड इमिग्रेशन पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, मॉर्टैलिटी एंड इमाइग्रेशन पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा. सिंपल. नेक्स्ट ये देखो, ये था पॉपुलेशन डेंसिटी, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ नेटालिटी, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन. नेटालिटी के लिए बी, इमिग्रेशन के लिए आई. डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉर्टैलिटी, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इमाइग्रेशन. इसीलिए देखो फॉर्मूला क्या जाता है, पहले से n था एट टाइम t, तो t+1 क्या रहेगा, nt जो पहले से था, प्लस क्या ऐड किया हमने, नेटालिटी प्लस इमिग्रेशन, क्या माइनस किया हमने, मॉर्टैलिटी प्लस इमाइग्रेशन. सिंपल. ये जाएगा आपका, अरे मॉर्टैलिटी को मैंने m लिख दिया, अरे बाबा रे, है ना. अब मॉर्टैलिटी को मैंने जो गलती की वो नहीं करोगे, उसको d लिखोगे, ठीक है, डेथ रेट वाला. अब यस, तो हमारा फॉर्मूला जाएगा ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू में आता है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने के लिए अक्सर आता है एमसीक्यू में, इसको गलती से भी नहीं भूलना, ठीक है. इसी के साथ आगे जाते हैं. ये देखो, नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स, ये होता है D+E. अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ प्लस इमाइग्रेशन, तो आपको क्या दिखेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बर्थ ज्यादा है, इमिग्रेंट ज्यादा है, डेथ कम है, इमाइग्रेंट्स कम है. क्लियर. सो अगर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है, इमाइग्रेंट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज. समझ रहे हो अब. क्लियर. नेक्स्ट, अगर एक नया नया गांव बसा है, सोचो एक ऐसा नया नया गांव बसा है जहां पहले कोई रहता ही नहीं था, ऐसी जगह पे जहां नया गांव था, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे लोग रहने आते हैं तो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में किस वजह से बढ़ेगा, क्योंकि नए नए लोगों का जन्म हो रहा है या फिर क्योंकि बाहर से लोग नए आ रहे हैं. तो हमने बोला जब भी कोई न्यू हैबिटेट आता है, ठीक है, यहाँ पे नए कॉलोनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, मतलब इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगा, बर्थ की वजह से नहीं, नेटालिटी की वजह से नहीं. सो हमने बोला देखो, 2 फैक्टर्स अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन. क्या था वो, अगर एक नया हैबिटेट है, ठीक है, तो इसमें कॉलोनाइजेशन या इमिग्रेशन की वजह से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेदर देन बर्थ रेट, क्योंकि बर्थ होने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन लोगों का आना तो आसान है. तो नए नए लोग बाहर से यहाँ आ रहे थे, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, ग्रोथ मॉडल. 2 ग्रोथ मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है आपको. सबसे पहला ग्रोथ मॉडल इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ग्रोथ मॉडल एक टाइप का ग्राफ है जहां पे आप पॉपुलेशन का ग्रोथ देख रहे हो पर यूनिट टाइम. तो एक एक्सिस पे टाइम होगा, एक एक्सिस पे पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, और उसके ग्राफ के शेप से आपको ये समझेगा कि भाई आगे क्या होने वाला है. सिंपल. क्लियर. अब हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो इतना मस्त बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हर थोड़े टाइम में डबल हो रहा है, इसके जो प्रॉब्लम्स है जो हमारे कंट्री फेस कर रहे हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेते. तो हमने बोला यहाँ पे यही समझने के लिए, है ना, यही समझने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. हर एक एनिमल का एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है, नेचर उसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को नेचर कंट्रोल करेगा, ये देखने के लिए हम पढ़ रहे ग्रोथ मॉडल्स. सिंपल. अब हमने बोला लेट अस सी, एक लेसन या 2 लेसन तो हमको नेचर से मिल ही जाएगा कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. जैसे अब देख रहे हो बाहर ये वायरस का जो आउटब्रेक था, इसकी वजह से जितने सारे लोग गए, ये एक हमको निशानी देके गए कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी था. तो नेचर कहीं ना कहीं से आपको सबक सिखा के जाएगा कि कैसे कंट्रोल करना है पॉपुलेशन, और वो कर रहा है वो. ठीक है. वैसे ही अब आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बोलता है, रिसोर्सेस मतलब फूड एंड स्पेस, खाना और जगह रहने के लिए, अगर ये अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है,
तो ग्रोथ तो फटाफट 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 होगा। तो जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे तो हर एक स्पीशीज अपनी एबिलिटी दिखाएगा कि भाई मैं भी रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं भी ग्रो सकता हूँ, तो वो अपना इन्नेट पोटेंशियल एकदम फुल्ली एक्सप्रेस करेगा और नंबर वाइज ग्रो होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। ऐसा किसने पहली बार देखा था? डार्विन। और ये उनकी थियोरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, कि नेचुरल सिलेक्शन में अगर आपने अनलिमिटेड उनको दे दिया, भाई खाओ पियो मजा करो ऐश करो, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और ऑर्गेनिजम्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे। इसीलिए बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा? तो हमने बोला देखो बी होता है हमारा बर्थ रेट, याद रखना कैपिटल बी नेटैलिटी होता है, स्मॉल बी बर्थ रेट होता है, स्मॉल डी होता है हमारा डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आपको वैल्यू देगा कि भाई ये पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होता है, और इसी को हम बोलते हैं आर, जहां हम आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यहां आपको मिलेगा बी, बी इज द बर्थ पर कैपिटा मतलब बर्थ रेट, डी इज द डेथ पर कैपिटा मतलब डेथ रेट। ठीक है, दैट इज स्मॉल डी और ये है स्मॉल बी। इन दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर आता है हमेशा आर। एंड व्हाट इज आर? तो हमने बोला आर जो रहेगा दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये देखो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और अगर आप इनका ग्राफ देखोगे तो ये रेड वाला जो ए वाला ग्राफ है ना, वो है सीधा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि कोई भी रोक टोक नहीं है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। समझ रहे हो? सिंपल। ये एक आपको पैरामीटर है जो बता रहा है कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। अगर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे कोई कंट्रोल नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इतना इंपैक्ट होता है इनका। अगर आपको मैं वैल्यू दे दूं कि आर का क्या वैल्यू होता है, तो एग्जाम्पल देखो, आर का वैल्यू होगा 0.015। किसके लिए? नॉर्वे रैट के लिए। आर का वैल्यू होगा 0.12, ये नंबर्स याद रखना, फ्लोर बीटल के लिए। आर का वैल्यू है 0.0205 फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन 1981। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आर इज 0.015 फॉर नॉर्वे रैट। ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखना। आर का वैल्यू है 0.0205 फॉर ह्यूमंस in 1981। R का वैल्यू है 0.12 फॉर फ्लोर बीटल। सिंपल, जितना ज्यादा R उतना तेजी से ये पॉपुलेशन बढ़ेंगे। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, R के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? R इज इक्वल टू B माइनस डी। ये याद रखना जरूरी है। यही आपका जो फॉर्मूला था dn बाई dt इज इक्वल टू RN, ठीक है, जो आपको यहाँ पे भी दिख के आ रहा है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को अगर आप बेसिक कैलकुलस डालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो आपका फॉर्मूला होता है एनटी, आंटी नहीं रे एनटी आंटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बोला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनटी इज इक्वल टू N0 e रेस टू आर टी। ठीक है, जहां पे nt इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, N0 population density at time 0, R intrinsic rate of natural increase मतलब B minus D वाला थिंग, और E जिसका वैल्यू होता है 2.718, फिक्स वैल्यू है क्योंकि वो नेचुरल लॉग है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। दैट्स इट। सिंपल, क्लियर। डार्विन के हिसाब से एक स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट, वो भी इनॉर्मस बढ़ सकता है अगर वहां पे कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम से कोई चेक नहीं है, कोई बायोटिक फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई एबायोटिक फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट वो भी इनॉर्मस नंबर में हमको दिखेगा, वो भी शॉर्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या थे? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इसलिए ग्राफ एक्सपोनेंशियल जाएगा सुपर से ऊपर। सिंपल। अब दूसरा आता है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? तो हमने बोला लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब यहाँ पे कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं थी,
ठीक है, नो पॉपुलेशन इसको अनलिमिटेड रिसोर्स मिलेगा, ऐसा कहीं कोई पॉपुलेशन नहीं। आज तक इस नेचर में किसी पॉपुलेशन ने विदाउट एनी लिमिटेशन रिसोर्सेज देखे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है ना, लिमिटेड रिसोर्सेस में कंपटीशन होना जरूरी है। इवेंचुअली हमको ये दिखेगा जो फिटेस्ट है वो जिंदा रहेगा, जो फिटेस्ट नहीं था वो बेचारा जाएगा। तो जो फिट है, जो सरवाइव करेगा, जो फिटेस्ट है वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो बेचारा जाएगा। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में हमको जब ये रियलाइज हो गया कि भाई हम बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको बोला गया कि रिप्रोडक्शन कम कर लो, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने ये रूल निकाला था, 1 चाइल्ड नॉर्म, 2 चाइल्ड नॉर्म। सुना होगा शायद आपने भी, इंडिया में पहले 2 चाइल्ड नॉर्म चलता था, हम दो हमारे दो। अब तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई एक ही करो, काफ़ी है है ना। अब कमिंग बैक, इसका मतलब नेचर में एक गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्स होगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करने के लिए, और उस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को हम बोलेंगे नेचर का कैरिंग कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जितने रिसोर्सेस है, नेचर उसी हिसाब से एक पॉपुलेशन को उतना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उतने ही लोगों को वो कैरी कर पाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर समझो मैंने बोला आपके सामने एक स्कूटर है, जैसे एक एक्टिवा है, ठीक है, उस एक्टिवा पे वो बना था 2 जन के बैठने के लिए, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ 3 जन भी बैठ जाते, छोटा बच्चा होगा तो 4 जन भी बैठ जाते। बट अगर आप उस पर 8, 9, 10 लोगों को बिठाओगे तो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तब जाके ये जब आपने मैक्सिमम लिमिट के ऊपर उस पर बिठा दिया, या तो सब गिरेंगे या बेचारा स्कूटर का सत्यानाश होना है। तो ये होता है जब आप कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पॉपुलेशन लेके जाओगे तो आपको पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं दिखेगा, वो स्कूटर आगे चलेगा ही नहीं, सिंपल। तो हमने बोला यही चीज होगा जब भी एक पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है इन अ हैबिटेट जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो वो हमेशा स्टार्टिंग में एकदम स्लो ग्रोथ दिखाएगा, लैग फेज, मतलब समय के साथ साथ नहीं चल पाएगा, धीरे धीरे चलेगा, लैग फेज, लैग हो रहा है, पीछे रह रहा है। उसके बाद आपको एक ऐसा फेज दिखेगा जहां धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्सिलरेशन दिखा रहा है। फिर एक टाइम आएगा जहां उसका स्पीड जो है ना वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डेसिलरेशन, मतलब स्पीड पहले से कम हो गया, लेकिन एकदम कम तो नहीं हुआ था, चल रहा है अभी भी, ठीक है। और उसके बाद मतलब सोच लो, मतलब पहले जब आपने स्कूटर चालू किया ना तो वो जीरो पे ही था, फिर आप 10 के स्पीड पे गए, वो धीरे 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 10 के स्पीड पे चला रहे हो, सीख रहे हो। फिर जैसे आपका बैलेंस ये वो सब सेट हो गया, भाई हम तो उड़ेंगे, 20, 40, 60 ऐसे स्पीड पे चला रहे हम, यू कट 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 मार के। फिर क्या होगा, फिर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ना, आपको रियलाइज होता है कि आप जो कर रहे हो ना वो गलत है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप वो 60 और 80 के स्पीड के बदले आप 20, 30, 40 के स्पीड पे चलाने लगते हो, डेसिलरेट हो गया, पहले से थोड़ा कम। और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसको चलाना एक स्पेसिफिक स्पीड पे रखोगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाओगे, जैसे 20 और 30 की स्पीड फिक्स हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपने, तो वो होता है असिम्प्टोट, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ये मैक्सिमम है भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपको यहाँ ग्राफ में दिख रहा है, सी पहले लैग 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 लैग, फिर एक्सेलरेट, फिर डेसिलरेट, और फिर असिम्प्टोट। असिम्प्टोट कब मिलेगा, जब आप कहाँ पहुँचे हो, कैरिंग कैपेसिटी पे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा भाई, नेचर इससे ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करेगा। ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, एंड क्योंकि ये हमको वर्हल्स्ट-पर्ल ने बताया था, हम इसको वर्हल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बताएंगे। फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला देखो, dN/dt इज इक्वल टू Rn, क्या एक्स्ट्रा आ गया, K माइनस N अपॉन K। ये जो होता है ना, ये होता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना इसके लिए, सिंपल, वेयर K इज कैरिंग कैपेसिटी, N इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो अभी अभी हमने पढ़ा वर्हल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं,
इसीलिए नॉर्मली एनिमल्स में फाइनाइट ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। क्लियर इनफ? नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, सबसे इजी टॉपिक। क्या याद रखोगे? डार्विन के हिसाब से आर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है तो वो फिटेस्ट है, क्योंकि वो क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है। रिमेंबर, डार्विन ने कभी भी आर का मतलब ये नहीं बताया कि उनका फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ज्यादा होना चाहिए, नहीं, इट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सिंपल। नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जैसे हैबिटेट में रहते हैं, जैसे प्रेशर में रहते हैं, उस पर्टिकुलर सेट में उनके पास अपनी एक रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी होती है। सिंपल। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स देख लो, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश या बैम्बू, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। बैम्बू 50 से 100 साल में एक बार बहुत सारे फ्लावर्स बनाएगा, बहुत सारे फ्रूट बनाएगा और मर जाएगा। लेकिन जिंदगी में कितने सीजन में उसने फ्लावर्स बनाए? सिर्फ एक, मोनोकार्पिक प्लांट। सिंपल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जिंदगी में एक बार में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं। अदर्स विल ब्रीड मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, जैसे मैमल्स, जैसे हम, डॉग, कैट, एलिफेंट, काउ, जैसे बहुत सारे बर्ड्स। सिंपल। अब जितने भी हमारे वन टाइम ब्रीडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक ही टाइम रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा। ठीक है। अब नेक्स्ट, सम जो रहेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे, लेकिन आंकड़ों में काफी भारी भरकम। जैसे फिश देखो, अगर मैंने बोला एक ऑयस्टर फिश है, सॉरी एक पर्ल ऑयस्टर है, ठीक है, एक पर्ल ऑयस्टर एक टाइम पे उसकी फीमेल मोर देन 2 लाख एग्स दे सकती है। ठीक है, मोर देन 2 लाख एग्स, मतलब नंबर क्या है? ज्यादा, लेकिन बच्चे चिंटू चिंटू। समझ रहे हो? नंबर विल बी लार्ज लेकिन साइज विल बी स्मॉल। अब अगर मैं बात कर लूँ इंसानों की, एक टाइम पे एक बच्चा या 2 बच्चा देता है, लेकिन वो फिश के सामने या ऑयस्टर के सामने बच्चे का साइज देखो भाई कितना बड़ा है। तो जैसे कि हम है, बर्ड्स है या मैमल्स है, ये एक टाइम पे कम नंबर के बच्चे देंगे, लेकिन बड़े बड़े, लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स। इससे क्या समझ में आया? अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्योंकि बच्चे जिंदा नहीं रहते, छोटे बच्चे बनाओ लेकिन ज्यादा बनाओ। और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ने ऐसा सोचा कि छोटे बनाएंगे तो शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे, कम फूड अवेलेबल है, तो बड़े बच्चे बनाओ और कम, नंबर में कम होंगे लेकिन साइज में बड़े होंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज अपनाते ये लोग, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स है और कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? तो हमने बोला क्या बायोटिक फैक्टर्स है, क्या एबायोटिक फैक्टर्स है, और उसका एवोल्यूशन कैसा है। सिंपल। नेक्स्ट, अब आते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एंड दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। कोई भी इंडिविजुअल बिना इंटरैक्शन के तो रह ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, कोई एनिमल नहीं होगा जो बिना इंटरैक्शन के रहेगा। एक स्पीशीज को कम से कम अपने साथ एक और स्पीशीज चाहिए जिसको वो खा सके। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं मिलेगा या कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होगा जहां एक ऑर्गेनिज्म अकेला रहेगा या एक सिंगल स्पीशीज रहेगा। हर बार आपको दिखेगा कम से कम उसके साथ उसके खाने वाली स्पीशीज तो होगी। मतलब अगर एक प्रीडेटर है तो वो अपने प्रे के साथ तो रहेगा, नहीं तो खाएगा क्या? सिंपल। तो एक प्लांट भी, जैसे अगर आप ये बोलो प्लांट तो खुद का खाना खुद बनाता है, अकेला रह लेगा? नहीं, उसको बैक्टीरिया चाहिए, डिकम्पोजर्स चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर वापस सॉइल में आएगा कैसे? नाइट्रोजन कौन फिक्स करके देगा? समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और कितने टाइप के इंटरैक्शंस है तो ये देखो, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, ये 6 अलग टाइप के थे। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि भाई बेनिफिट है, तो बेनिफिशियल इंटरैक्शन को हम बोलते हैं प्लस साइन, और नेगेटिव इंटरैक्शन या डेट्रीमेंटल, जहां नुकसान हो उसको माइनस। ये देखो भाई, ये तो नुकसान था। जहां ना फायदा हो ना नुकसान, उसको हम 0 लिखते हैं, न्यूट्रल। क्लियर? पॉजिटिव इंटरैक्शन अगर कोई पूछता है तो एक ही आता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ पॉजिटिव इंटरैक्शन, कॉम्पिटिशन इज अ नेगेटिव इंटरैक्शन। प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म में एक को पॉजिटिव होगा, एक को नेगेटिव होगा।
कमेंसालिज्म, एक बेचारे को फायदा हो रहा है, एक ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल। और अमेंसालिज्म, एक को नुकसान है और एक बेचारा न्यूट्रल। अब यही से वापस आते हैं टू द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, सिंपल। पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान, क्लियर। कमेंसालिज्म में एक जो है वो बेनिफिट होगा और एक जो है वो ना बेनिफिट ना हार्म, न्यूट्रल कंडीशन। अमेंसालिज्म में आपको क्या दिखता है, एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है जबकि जो दूसरी स्पीशीज है वो कैसी होगी, अनअफेक्टेड। प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म और कमेंसालिज्म ये बहुत क्लोज रहेंगे अपने इंटरैक्टिंग स्पीशीज के साथ। अगर एक प्रेडेटर प्रे के साथ नहीं रहेगा तो खाएगा क्या? अगर एक पैरासाइट अपने होस्ट के साथ नहीं रहेगा तो किससे खाना लेगा? अगर एक कमेंसाल जिसके साथ रह रहा है उसके साथ नहीं रहेगा तो बेनिफिट कैसे होगा? समझ रहे हो? सो प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कमेंसालिज्म में दे ऑलवेज लिव क्लोज टुगेदर। ये पक्का आता है एमसीक्यू, इसको अच्छे से स्टार मार्क करना, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा, क्लियर। यहां से जो शुरू हुआ है ना स्टेटमेंट, ये 3 टर्म्स ये बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट रहेंगे। नेक्स्ट शुरू करते पहला इंटरैक्शन, दैट इज प्रेडेशन। अगर समझो मैंने बोला हमारे पास ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है और वो सनलाइट से सारा एनर्जी ले रहे, तो वो दूसरे ट्रोफिक लेवल पे खाना कैसे पहुंचाएंगे, एनर्जी कैसे पहुंचाएंगे? तो हमने बोला प्रेडेशन। प्रेडेशन नेचर का एक तरीका था ताकि वो हायर ट्रोफिक लेवल तक एनर्जी पहुंचा सके जो प्लांट्स के पास थी। तो प्लांट की एनर्जी हर्बीवोर, हर्बीवोर की एनर्जी कार्निवोर, कार्निवोर की एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरी था? प्रेडेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो अगर मैंने बोला कि टाइगर डियर को खाता है, प्रेडेशन। अगर मैंने बोला कि सीड था, सीड को स्पैरो ने खाया, प्रेडेशन। मैंने आज खाने में क्या खाया था? चना, तो चना कौन था? प्रे। मैं कौन हूं? प्रेडेटर। सिंपल। वैसे ही अगर एक एनिमल्स प्लांट को खा रहे हैं तो वो प्लांट प्रे होगा और एनिमल प्रेडेटर होगा, और उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने बोल दिया, यही हमको समझाता है कि ये कंडक्ट कर रहा है, किस चीज के कॉन्डुइट है ये? एनर्जी ट्रांसफर। एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल तक एनर्जी लेके जाने के लिए, प्रे से प्रेडेटर तक एनर्जी लेके जाने के लिए ये जरूरी था, प्रेडेशन वाज नेसेसरी। नेक्स्ट, अगर आप प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप देखते हो तो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल कौन करेगा? प्रेडेटर। अगर समझो एक फॉरेस्ट है जहां डियर और लायन है, लायन होंगे नहीं तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। सो डियर के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए वहां पे? प्रेडेटर्स। सिंपल। नेक्स्ट, प्रे स्पीशीज could achieve very high population density and cause ecosystem instability। क्यों? तो हमने बोला सोचो अगर लायन नहीं है, डियर बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो क्या होगा? ग्रासेस जो थे उनका नंबर कम होगा, उनका पॉपुलेशन कम होगा, तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगा। समझ रहे हो? इसके लिए लायन का होना जरूरी है ताकि प्रे का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा और ग्रासेस बेचारे स्टेबल रह पाए। फिर नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया अगर कोई एग्जॉटिक स्पीशीज है, ठीक है, कोई फॉरेन की स्पीशीज है जो शायद उस एरिया में पहले कभी मिलती नहीं थी, तो जब कोई एग्जॉटिक स्पीशीज को कहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात ले ले, 1920s में वहां पे प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। हर जगह ग्रो हो रहा है, हर जगह हेक्टर्स और हेक्टर्स ऑफ लैंड पे ग्रो होते जा रहा है, मिलियंस में नंबर बढ़ रहा है। इनको कंट्रोल कैसे करें? इतना ज्यादा कैक्टस बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैसे कंट्रोल करें? फिर हमने सोचा एक काम करते, कुछ कीड़ों को लेके आते हैं। कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर जो एक मॉथ होता है उसको हम लेके आ गए। ये मॉथ कैक्टस को खाने लग गए क्योंकि मॉथ जो था वो कौन था? प्रेडेटर। कैक्टस जो था वो कौन था? प्रे। तो
प्रीडेटर ने प्रे के पॉपुलेशन को कर लिया कंट्रोल और हम हो गए खुश। सिंपल। अब अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो प्रे का क्या होगा? तो हमने बोला प्रे में ना बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा। तो हमने बोला प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। कैसे? तो हमने बोला वो कंपटीशन को थोड़ा कम इंटेंस करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपने एक रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी देखा जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे है, तो आपको वहां एक स्टारफिश मिलता है, पिसास्टर। ठीक है, तो पिसास्टर करके एक स्टारफिश था, हमने निकाल दिया उसको। वो प्रीडेटर था। कौन था वो पिसास्टर? प्रीडेटर। हमने उसको निकाल दिया, भाई तू निकल ले इधर से। तो जब हमने पिसास्टर को निकाल दिया, सारे स्टारफिश को निकाल दिया, तो हमको क्या दिखा? 10 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मोर देन 10 स्पीशीज एक साल के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स बन गए कि इनके बीच में सीवियर कंपटीशन हो गया। अब जो सरवाइव नहीं कर पाया वो तो बेचारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। इसीलिए प्रेडेटर जो होता है ना वो जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्रेडेटर कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, प्रेडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। इट विल नेवर ओवर एक्सप्लॉइट। क्यों? एक्सप्लॉइट करेगा, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रेडेटर ने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया प्रे को, मतलब ज्यादा किलिंग कर लिया, ज्यादा हंटिंग कर लिया, प्रे बहुत ज्यादा मर गए, अंडर सच सिनेरियो प्रे बचेंगे ही नहीं और प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर लायन ने लालच में आके जितने डियर थे सबको खा लिया, अब डियर बचे ही नहीं, क्या खाएगा कल? तो खुद प्रेडेटर मर जाएगा एक्सटिंक्ट होके, क्योंकि खाना नहीं था। इसी रीजन की वजह से प्रेडेटर प्रूडेंट होते, मतलब फ्यूचर की सोचते। मैं सारे प्रे को नहीं मारूंगा, मैं थोड़े प्रे को मारूंगा, थोड़े को रखूंगा। वो रखूंगा ताकि वो रिप्रोड्यूस करे, नेक्स्ट जनरेशन आए और मुझे और खाना मिले। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी है जो एनवायरनमेंट के जैसे बन जाते हैं। तो जब जैसे कोई इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, ग्रास पे रहता है, ग्रीन कलर का होता है, दिखता ही नहीं है, कैमोफ्लाज हो गया। फ्रॉग पत्थरों के बीच में रहता है, पत्थर जैसे कलर के साथ, क्रिप्टिकली कलर्ड फ्रॉग, कैमोफ्लाज हो गया। क्यों? तो हमने बोला क्योंकि उनको अपने आप को बचाना था प्रेडेटर से। तो प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढ लेता है। एक एग्जाम्पल था कैमोफ्लाज होना, दूसरा एग्जाम्पल था अपने आप को बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल बनाना। जैसे मोनार्च बटरफ्लाई ये करते हैं, वो अपने आप को इतना गंदा टेस्ट का बना देते, क्योंकि वो क्या करते, जब वो कैटरपिलर स्टेज में थे ना, तो पॉइजनस प्लांट्स पे ग्रो होते और इतना गंदा सा केमिकल अपने बॉडी में रखते कि गंदा टेस्ट आता है। उसी चीज से बचने के लिए फिर कोई भी बर्ड मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाता, तो बच गया वो, डिफेंस मैकेनिज्म काम कर गया उसका। अब प्लांट क्या करेगा? अगर सामने से काव आ रही है, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा? रूट्स उठा के भागो भागो भागो, गाय आ रही है भागो, ऐसा करेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? तो हमने बोला प्लांट नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स, नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रास हॉपर है, मस्कीटोज है, ऐसे सारे इंसेक्ट्स प्लांट पे डिपेंड करते खाने के लिए। फाइटोफैगस होते, वो प्लांट को खाते, प्लांट सैप खाते। कैटरपिलर देख लो। अब प्लांट बेचारा परेशान है, मैं भाग नहीं सकता हूँ, मेरे प्रेडेटर्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो प्लांट ने फिर सोचा, हमारी तरह, मतलब एनिमल्स की तरह तो वो भाग नहीं सकते, तो क्या करें? तो उन्होंने एक एकदम मस्त मेथड इवॉल्व किया। प्लांट ने एक अलग सा मेथड इवॉल्व किया जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। जैसे कि अकेशिया एंड कैक्टस ने अपने ऊपर कांटे रख लिए, एनिमल को चुभेंगे मुंह में, खाएगा ही नहीं, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। फिर हमारे पास कुछ प्लांट्स है जैसे कि कैलोट्रोपिस, जैसे कि ओपियम, स्टर्चलिन, क्विनिन, कैफेन, टोबैको प्लांट के अंदर से निकोटिन। ये सारे केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, या तो ये ड्रग है, या ये वीड है, या ये पॉइजनस है। अगर एनिमल इनको खाएगा तो मरेगा। पूरे ग्रुप में से एक एनिमल ने इसको खाया और वो मर गया, तो बाकी ग्रुप समझ जाएगा इसको नहीं खाना चाहिए। एनिमल्स हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। जैसे हमको मम्मी बोलती है ये नहीं करना है, इससे नुकसान होगा, तो हम वही करते देखने के लिए कि क्या नुकसान होता है। बट एनिमल्स ऐसे नहीं है। एनिमल्स देखते हैं अगर एक को नुकसान हो रहा है ना, ये करना ही नहीं है, जाओ।
समझ रहे हो? सो वाइड वैरायटी ऑफ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कैलोट्रोपिस से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाता है, ठीक है। ये हार्ट रेट को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कैलोट्रोपिस से मिला हुआ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर इसको एनिमल ने खा लिया तो ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आके मरता है वो बेचारा। तो इन सब से बचने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए प्लांट ने क्या किया, या तो मॉर्फोलॉजिकल अपना डिफेंस बना लिया, जैसे कि कांटों का रखना, थॉर्न्स का प्रेजेंस होना, या फिर केमिकल अपना डिफेंस बनाया, जैसे कि कैलोट्रोपिस का कार्डियक ग्लाइकोसाइड, टोबैको का निकोटिन, कैफेन, स्टर्चुलिन, क्विनिन एंड ओपियम। ऐसे हार्मफुल ड्रग्स रखेगा कि भाई एनिमल बोलेगा जय राम जी की, मैं नहीं आ रहा हूं कल से। नेक्स्ट, फिर बात करते कंपटीशन की। डार्विन हमेशा बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उन्होंने ये भी बोल दिया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। इट्स अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फिर ऐसा बिलीव करते कि कंपटीशन ना जनरली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा, बट ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगा तो ही होगा। इट इज नॉट ट्रू। जैसे कि अगर हम अमेरिकन लेक्स देखें, यहाँ पे फ्लेमिंगोज आते, ये तो बर्ड है। फिशेस होते जो पानी में रहते, मछली है ये तो। भाई फिश और बर्ड क्या रिलेशन, कोई नहीं, बट फिर भी ये जू प्लैंक्टन्स के लिए एक दूसरे से compete करते क्योंकि इनका खाना सेम है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, नीड नॉट बी लिमिटिंग। रिसोर्सेस लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप इंटरफेरेंस कंपटीशन देखते हो, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाना खाने देता नहीं है, वो फीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। कैसे? तो उसके हर काम में बीच बीच में इंटरफेयर करके, ताकि वो खाना ना खा पाए, और वो खाना अगर समझो कहीं से ढूंढ के लाता है तो चोरी करके भाग जाते हैं। तो क्योंकि वो, या फिर जैसे एक लायन और एक टाइगर की लड़ाई होगी कॉमन डियर के लिए, डायरेक्ट कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन। समझ रहे हो? तो अगर हमने बोला फूड या स्पेस अबंडेंट है, बट फिर भी ये लड़ लेते अपने एक दूसरे से, ये होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो रिसोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, गॉस ने क्या किया था ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव कि रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं होंगे फिर भी कंपटीशन होता है, गॉस चले गए थे एक आइलैंड पे जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, जहां डार्विन भी पहले जा चुके हैं। इसीलिए गैलापागोस आइलैंड्स आर फेमसली नोन एज डार्विन्स आइलैंड्स। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या दिखा, एबिंगडन टॉर्टॉइस, बहुत बड़े से जाइंट टॉर्टॉइस, ये रहते थे गैलापागोस आइलैंड पे, इसीलिए गैलापागोस नाम दिया था, जिसका मतलब ही होता है टॉर्टॉइस। अब इसी गैलापागोस आइलैंड पे हमको क्या दिखा, हमने बोला हमने गोट को इंट्रोड्यूस कर लिया 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन अ डेकेड। गोट के इंट्रोड्यूस करने के 10 साल के अंदर अंदर सारे गैलापागोस आइलैंड के टॉर्टॉइस, एबिंगडन टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट। रिसोर्सेस लिमिटेड थे? नहीं, फिर भी एक्सटिंक्ट। मतलब कभी कभी रिसोर्सेस अगर सेम है, when resources are limited and the resources are same, और दो स्पीशीज एक साथ compete कर रहा है, तो एक स्पीशीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा स्पीशीज जो है वो बेचारा सर्वाइव करेगा। सच अ कंसेप्ट बाय गॉस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस के इसी प्रिंसिपल को हमने क्या नाम दे दिया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल, क्लियर? नेक्स्ट, फिर हमने बोला नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब, अगर आपने एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कि एग्जांपल देखो, हमारे पास था कॉर्नेल सेलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एक बहुत सुपीरियरली डोमिनेटिंग बार्नेकल है जिसका नाम है बलैनस, और थोड़े से छोटे छोटे स्मॉलर टाइप के बार्निकल है जिसका नाम है कैथामैलस। अगर हमने बलैनस को निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो कैथामैलस का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। मतलब कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है कॉम्पिटिशन में से अगर आपने एक को निकाल दिया तो दूसरा अपने आप इंक्रीज होगा, पोटेंशियली इंक्रीज होगा। सिंपल। अब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये देखो, ये अभी हमने पढ़ा था गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, तो वो साथ में इंडेफिनाइट टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते।
जो इंफीरियर है वो बेचारा एलिमिनेट हो जाएगा, जो सुपीरियर है वो रह जाएगा। ठीक है, अब जरूरी है क्या रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे? नहीं, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड नहीं होंगे फिर भी ये हो सकता है। ठीक है, अब एक इंसान आता है जिसका नाम है मैक आर्थर। मैक आर्थर ने बोला जरूरी नहीं है हर बार कंपटीशन होगा, हर बार लड़ाई होगी, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी हम बंटवारा भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, हाँ, सी इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार एवोल्यूशन होगा, कभी कभी स्पीशीज जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड करने के बदले, किसी एक को निकालने के बदले वो क्या दिखाएंगे? को एग्जिस्टेंस। दिस इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब 2 स्पीशीज या 3 स्पीशीज या 4 स्पीशीज है, वो अपना खाना ढूंढने की एबिलिटी और अपने खाने का टाइम दोनों चेंज करेगा। जैसे अगर ट्री पे बहुत सारे छोटे छोटे वॉबलर्स रहते तो कुछ वॉबलर्स क्या करेंगे, वो जाएंगे सुबह में खाना ढूंढने, कुछ जाएंगे दोपहर को खाना ढूंढने, कुछ होंगे जो वहां पे जो टर्माइट या कीड़े मकोड़े थे उनको खाएंगे, कुछ होंगे जो फ्रूट्स को खाएंगे। मतलब सबने अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लिया ताकि वो सब एक ही ट्री पे शांति से रह सके। रिसोर्स पार्टीशनिंग, सिंपल। थर्ड, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में सीधी सी चीज याद रखनी है, एक होता है हमारे पास पैरासाइट और एक होता है हमारे पास होस्ट। पैरासाइट के लिए हमेशा एक होस्ट स्पेसिफिक होता है, वो सारे होस्ट को अफेक्ट नहीं करता है। पैरासाइट इज ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक, किसी को भी अफेक्ट थोड़ी करेगा। प्लांट पैरासाइट से प्लांट को अफेक्ट करेगा, ह्यूमन पैरासाइट ह्यूमन को करेगा, एनिमल पैरासाइट एनिमल को करेगा। जनरली या तो वो सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट को अफेक्ट करेगा या फिर कभी कभी एक से ज्यादा स्पीशीज को भी अफेक्ट कर सकता है। सिंपल। नेक्स्ट, होस्ट, जैसे कि हम पे अगर कोई पैथोजन आता है अटैक करने, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एक्सेट्रा, तो हम भी कुछ स्पेशल मैकेनिज्म ले लेते ताकि हम उसको रिजेक्ट कर पाए या रेजिस्ट कर पाए, ताकि हमको बीमारी ना हो। जैसे कोविड जब आ रहा था हमको डिजीज देने, तो हमने क्या किया, हमने वैक्सीन बना लिया ताकि हम उस पैरासाइट को रेजिस्ट कर पाए। बट पैरासाइट और शाणा निकला, वो और इवॉल्व हो गया, म्यूटेट हो गया ताकि वो हमारे उस वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर पाए। सिंपल। नेक्स्ट, सेम होस्ट स्पीशीज में सक्सेसफुल रहने के लिए हमने क्या देखा, ठीक है, तो हमने बोला लाइफस्टाइल। पैरासाइट अपने पास स्पेशल अडेप्टेशन रखेगा ताकि वो होस्ट में जिंदा रह सके। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए तो मत रखो, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है, निकाल दो। अडहेसिव ऑर्गन्स रखो, चिपकने में हेल्प करेगा बॉडी के अंदर। तो होस्ट की बॉडी में चिपकने के लिए क्या चाहिए, क्लिंग करने के लिए क्या चाहिए, अडहेसिव ऑर्गन्स, सकर्स, ओरल सकर्स एंड सो ऑन, ताकि वो हमारे बॉडी में आराम से अंदर चिपक सके और वहीं पे रह सके। नेक्स्ट, होस्ट के अंदर अच्छा खासा रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट जनरली कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या वेक्टर होता है, और कोई और होगा जो होगा प्राइमरी होस्ट। तो एक पैरासाइट के लिए एक प्राइमरी होस्ट होगा और एक इंटरमीडिएट होस्ट होगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला लिवर फ्लूक, तो लिवर फ्लूक जो था उसमें ह्यूमन जो था वो प्राइमरी होस्ट था, लेकिन स्नेल और फिशेस ये क्या थे, इंटरमीडिएट होस्ट। समझ रहे हो डिफरेंस? नेक्स्ट, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट में मस्कीटो जो था वो क्या था, उसका मेन होस्ट। क्लियर। और हम जो थे वो इंटरमीडिएट। तो मस्कीटो इज अ वेक्टर, वो कोई पैरासाइट नहीं है, वो बेचारा खुद तड़प रहा है, अरे हाय ये प्लाज्मोडियम आ गया मेरे बॉडी में। क्लियर। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट होस्ट को हार्म करेगा, उनका लाइफ साइकिल जो था, सर्वाइवल जो था वो कम कर देगा, ग्रोथ रोक देगा, रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे जब फिलेरियासिस टेस्टिस तक पहुंच जाता है तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, उनके पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देगा, जैसे कोविड कर रहा है हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को कम। सिंपल। और क्या पता चला, तो हमने बोला होस्ट वल्नरेबल, बहुत ज्यादा बेचारा हो चुका है क्योंकि फिजिकली वीक हो गया है वो। अब क्या करे,
तो हमने बोला आइडियल पैरासाइट, ठीक है, आइडियल पैरासाइट होस्ट के अंदर रहना चाहिए बिना उसको नुकसान पहुंचाए, ताकि वो भी जिए हम भी जिए, है ना। फिर हमने बोला ऐसे हार्मलेस पैरासाइट फिर क्यों नहीं जी पाते, क्योंकि होस्ट जनरली उनको फिर मार भगाता है, इसलिए पैरासाइट और स्ट्रांग हो जाते हैं ताकि वो होस्ट में सर्वाइव कर पाए। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहेंगे, सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, जैसे जुए, लाइस, जैसे लीच, तो इनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे डॉग के सरफेस पे टिक्स होता है, जैसे लाइस होता है ह्यूमंस पे, जैसे मरीन फिश पे होते हैं कोपेपॉड्स, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे कस्क्यूटा एक प्लांट है, पैरासाइटिक है और दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है, जिसको हम बोलते हैं हेज प्लांट्स। सिंपल, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइट। ये डायरेक्टली होस्ट में से न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी जिंदगी जी लेंगे। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहेंगे, एंडोपैरासाइट, जो हमारे आरबीसी, लंग्स, किडनी, लिवर, ब्रेन, ऐसे सब जगह पे रहेंगे। एंडोपैरासाइट्स नॉर्मली कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल रखेगा और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि भाई मैं इसी को डिजीज दूंगा और किसी को नहीं, सो इट हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एंड इट्स हाईली स्पेसिफिक। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमारे पास होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड मतलब भाई ये तो माँ और बच्चे ग्रुप में पैरासाइटिज्म करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कोयल होती है, अब ये जो कोयल थी ये मस्त सुरीला गाना गाती है, लेकिन इसको घर बनाना नहीं पसंद, तो क्या करते हैं, तो हमने बोला सुनो, एक कौवा था, कौवे ने मस्त मेहनत करके अपनी कौवी के साथ एक घर बसाया। कौवे और कौवी में बहुत प्यार हुआ, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि कौवी ने दिए 3 अंडे। तो मस्त ऐसा कौवे का घर था, नेस्ट था, और इस नेस्ट में कौवी ने क्या दिए थे, 3 अंडे। तो ये थे 3 मस्त अंडे जो कौवी ने ले दिए थे, ठीक है। फिर कौवे को बोला देख अभी अंडे देके मैं थक गई, तो तू रोज इसको बैठना, अच्छा टेम्परेचर देना, ताकि इसमें से हमारे छोटे छोटे मस्त प्यारे प्यारे काव काव करने वाले छोटे कौवे आ जाए। अब कौवा बेचारा रोज बैठता था, सुबह सुबह खाना ढूंढने चला जाता था, खाना ढूंढ के वापस आता है, इस पे बैठ जाता है। अब एक दिन हुआ ये कि कोयल को होने वाले थे 3 अंडे या 1-2 अंडे, जो भी था। अब क्या होगा, तो कोयल क्या करेगी, कोयल इसी में अपने अंडों को रख देगी, ठीक है। अब कोयल ने क्या किया, कोयल मस्त अपना गाना गा रही है, इसी में अपने अंडे को रख के चली गई। वो बेचारा कौवा पूरा ब्रीडिंग सीजन बैठता है, इस पे सेकता है, वहाँ इंक्यूबेशन, अपने लिए सुबह सुबह खाना ढूंढता है, इतना मेहनत करता है, फिर आके इस पे बैठता है, इसको मस्त सेकता है। फिर एक टाइम आया जब ये अंडे टूटे, और वो अंडे, उनमें से जो बच्चे निकले वो काव काव कर रहे थे, नहीं, वो कू कर रहे थे, क्योंकि वो कोयल के बच्चे थे। और ये कोयल के बच्चे अंडे से बाहर आके शांत नहीं बैठते, क्या करते, कौवे के अंडों को बाहर फेंक देते। ये होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। वो बेचारा खाना ढूंढ के आता है, तुमको खाना देता है, छोटे छोटे तुम काले काले बच्चे, उसको नहीं पता है कि भाई ये तो मेरा बच्चा नहीं, बाजू वाली का बच्चा है जो इधर छोड़ के चली गई है। तो वो करता है पूरा बेबी सिटिंग का काम, कौन, हमारा कौवा। और किसके मजे थे इधर, कोयल और उसके बच्चे। सिंपल, दैट इज ब्रूड पैरासाइटिज्म। क्लियर इनफ। नेक्स्ट, फिर हमने बोला नेक्स्ट पे आते हैं कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म का मतलब जहां एक स्पीशीज को क्या होने वाली थी, बेनिफिट, और दूसरा बेचारा था न्यूट्रल पे, न फायदा न नुकसान। जैसे कि अगर एक ऑर्किड किसी मैंगो ट्री के ब्रांच पे ग्रो हो रहा है, तो ऑर्किड था एपीफाइट, मैंगो से ना खाना लिया ना पानी लिया, सिर्फ सपोर्ट लिया, मैंगो को कोई नुकसान हुआ नहीं, तो मैंगो था होस्ट, ऑर्किड था कमेंसाल। वैसे ही अगर किसी वेल के पीछे बार्नेकल्स ग्रो हो जाते हैं, तो बार्नेकल पानी में से खाना लेते, वेल को कोई फायदा हुआ नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं, तो वेल कौन था, होस्ट। बार्नेकल को फायदा हो गया कि भाई वेल के साथ उसको फ्री में घूमने मिल रहा है हर जगह, तो बार्नेकल कौन था, हमारा कमेंसाल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला एक थी काली सी भैंसिया, ग्रेजिंग कैटल, मस्त अपनी पूंछ को 180 डिग्री में हिलाते हिलाते ग्रास पे जा रही है और मच्छर उड़ाते जा रही है। जैसे ही मच्छर उड़ना शुरू हो गए, वो भैंस काली जितनी थी ना, उस पे उतना ही गोरा एक बर्ड बैठता है, जिसको हम बोलते हैं कैटल इग्रेट। कैटल इग्रेट जैसे ही मच्छर उड़ने लग गए, भैंस पे से नीचे उतरी
और क्या करने लग गई, वो सारे 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 मच्छर खा जाती है। सो कैटल जब जब ग्रेस करेगा तब तब कैटल एग्रेट को क्या मिलेगा, खाना। सो स्टर अप एंड फ्लश आउट करेंगे इंसेक्ट्स को जो कैटल एग्रेट खा लेंगे। कैटल एग्रेट को हो गया बेनिफिट, भैंस को क्या फायदा, कुछ भी नहीं, कमेंसालिज्म। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो हमने बोला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हमारे पास सी एनिमोन और एक मच्छी जिसका नाम है क्लाउनफिश। जैसे कि हमने नीमो सुना होता है ना, अब वो नीमो छोटी सी मच्छी होती है, वो क्या करती है, वो सी एनिमोन होता है ना, उसके टेंटिकल्स में रहती है, मस्त टेंटिकल्स ऐसा पानी में लहरा रहे हैं टेंटिकल्स जिनमें पॉइजन होता है। लेकिन क्लाउन फिश को उस पॉइजन से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंट ले चुकी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उन पॉइजन से। फायदा क्या होगा, जैसे कोई बड़ी मच्छी क्लाउन फिश को देखेगी, अरे वो रहा मेरा शिकार, चलो इसको जाके खाते, वो टेंटिकल में छिप जाती है। अब वो जो बड़ी वाली फिश थी, जो क्लाउन फिश का प्रेडेटर है, वो बेचारा वो टेंटिकल से बचता है क्योंकि उसको तो पॉइजन लगेगा, वो तो मर जाएगा। तो क्लाउन फिश फुल मजे लेके बेनिफिट लेती है सी एनिमोन के टेंटिकल्स का, और सी एनिमोन को तो पता ही नहीं है मेरे टेंटिकल्स में कौन रह रहा है, तो उसको कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। सिंपल। लास्ट, फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग दैट इज म्यूचुअलिज्म। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट, दोनों को फायदा होता है इसमें, विन विन सिचुएशन है, इंटरैक्शन जहां पे दोनों को बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल लाइकन, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होता है, एल्गे और फंगस का ऐसा रिलेशनशिप जहां फंगस करेगा प्रोटेक्शन और खाना लेके आएगा एल्गे। सिंपल, ये एल्गे कौन सा होगा, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल माइकोराइजा। माइकोराइजा फंगाई और रूट्स के बीच का एसोसिएशन होता है, जहां पे फंगाई क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, और बेचारा प्लांट उसको देगा फूड और जगह रहने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट, प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में भी म्यूचुअलिज्म दिखता है, जहां पे एनिमल्स जो है वो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट की तरह काम करेगा, फ्लावर्स का पॉलिनेशन करेगा, बदले में एनिमल को क्या मिलता है, रिवॉर्ड। कौन सा रिवॉर्ड, तो हमने बोला रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन या फिर नेक्टर। तो पॉलिनेटर्स के लिए वो जूसी सा नेक्टर, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, ये सारे रिवॉर्ड या फिर फीस होते। क्यों, क्योंकि उन्होंने पॉलिनेशन किया। अगर कोई एनिमल है जो नेक्टर तो ले लेता है लेकिन पॉलिनेशन नहीं करता है, नेक्टर ले लिया लेकिन पॉलिनेशन नहीं किया, तो आप उनको बोलोगे चीटर्स। तब आप उनको बोलते हो चीटर, नकली, खाना लेके चला गया, मेरा काम नहीं किया। हाँ, सिंपल। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला हनी बी है और वो सनफ्लावर का पॉलिनेटर है, ठीक है, अगर हनी बी एक्सटिंक्ट हो गया तो सनफ्लावर का पॉलिनेशन नहीं होगा, तो धीरे 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 सनफ्लावर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, क्योंकि दोनों साथ में इवॉल्व हुए थे, दोनों साथ में को एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। सिंपल, दैट इज द रीजन म्यूचुअलिज्म में को एक्सटिंक्शन दिख सकता है, को एवोल्यूशन भी दिखता है। पॉलिनेटर्स एंड उनके स्पीशीज, दे आर टाइटली लिंक टू ईच अदर, मतलब फ्लावर और उसका पॉलिनेटिंग स्पीशीज साथ में इवॉल्व होते हैं और साथ में एक्सटिंक्ट होने के भी चांसेस है। क्लियर। एग्जाम्पल, अगर हमने बोला जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिखेगा, ये कौन था, ये फिग का फ्लावर है, और ये कौन था, ये है वो वॉस्प। ये फीमेल है, ये यहाँ पे जगह ढूंढ रही है एग ले करने के लिए, ओवी पोजिशनिंग के लिए। इसी जगह ढूंढते ढूंढते ये क्या कर लेती है, पॉलिनेशन। सिंपल। अब नेक्स्ट, तो फिग का पॉलिनेटिंग एजेंट कंपल्सरीली कौन होगा, वॉस्प। नेक्स्ट, और क्या दिखा, जिसकी वजह से क्या फायदा होगा, वॉस्प को एग ले करने की जगह मिल गई, फिग का फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया, फ्रूट बन गया। अब वॉस्प जो है वो क्या करेगा, वो उसी इन्फ्लोरेसेंस में रहेगा, वहीं पे एग ले करेगा और अपने बच्चों को वो डेवलपिंग सीड एज अ फूड दे देगा। तो वॉस्प के लार्वा को क्या मिलेगा, डेवलपिंग सीड एज फूड। प्लांट का फायदा हो गया, उसका रिप्रोडक्शन हो गया, एंड इंसेक्ट का भी फायदा हो गया, उसका भी रिप्रोडक्शन हो गया। अब जरूरी क्या हर बार एनिमल ही चीटर होगा, तो हमने बोला नहीं, कभी कभी ना प्लांट्स भी चीटर होते हैं, जैसे कि ऑर्किड। एक ऑर्किड है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑल्सो नोन एज ओफाइरिस। ओफाइरिस इंसेक्ट को सेक्सुअल डेसीड देता है, लालच देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
मतलब उसका पेटल फीमेल बीज जैसा दिखता है या फीमेल बम्बल बी जैसा दिखेगा, और इसकी वजह से जो मेल था, मेन विल बी मेन, फीमेल दिखी हाय मेरी फीमेल, ऐसे करके अट्रैक्ट करके चले जाते हैं। अब क्योंकि वन पेटल ऑफ द फ्लावर एकदम रिसेंबल करेगा फीमेल के लिए, तो बेचारा मेल भी अट्रैक्ट होके चला जाता है और वो सोचता है फीमेल है चलो रिप्रोडक्शन करते, स्यूडो कॉपुलेट्स। बट क्या हुआ, पोलन ग्रेन तो डस्ट हो गया, इस बेचारे का तो कुछ ना हो पाया। फिर वही सेम स्यूडो कॉपुलेशन वो करेगा दूसरे फ्लावर के साथ, क्योंकि उसको उधर भी लगेगा अरे फीमेल, मेन विल बी मेन, सो व्हाट टू डू, कॉपुलेट। अब बेचारे का एक बार पोपट, दो बार पोपट, हर बार ऐसे ही पॉलिनेट करते जाता है, ना उसको नेक्टर मिला, ना उसको स्मेल मिला, ना फ्रेग्रेंस मिला, ना फीमेल मिली, फिर भी प्लांट का काम तो हो गया ना। दैट इज नोन एज चीटिंग डन बाय अ प्लांट बाय गिविंग सेक्सुअल डिसीट, लालच दी थी, समझे। नेक्स्ट, तो खूबसूरती देख के अट्रैक्ट करना जरूरी नहीं होता है। सो फीमेल बी का कलर पैटर्न जो है ना, अगर वो चेंज हो गया तो ओफायरस भी को इवॉल्व करेगा और वो अपने पेटल को भी वैसा ही रिसेंबल करेगा जैसे नया फीमेल भी दिख रहा है। सिंपल, एंड दिस कंप्लीट्स अ चैप्टर। अगर आप हमारा नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फटाफट से जाइए, लिंक पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स 120 सेशंस में पूरा सिलेबस खत्म करने वाला है। 8 AM to 11 PM तक डाउट सॉल्विंग होगा ऑन डाउट ऐप बाय डाउट एक्सपर्ट्स। 10 फुल टेस्ट है, 10 पार्ट टेस्ट है, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है और 2-वे इंटरेक्शन करने का हमारे पास मौका। 12 अप्रैल से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, तो देर मत करो, फटाफट से एनरोल करो। एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और यस, कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे, BNCC, ताकि आपको मिले पूरे 30% ऑफ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। और इसी के साथ थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच ब्यूटिफुल स्लाइड्स। बाय एवरीवन। Do not forget to like, share and subscribe. Stay tuned with Vedantu NEET Made Easy. Bye.